ओके, वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोगों ने कल जो उसके कुछ कोर कंसेप्ट्स थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे, और हम लोग जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वो है ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस इन आवर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, वो सारे शॉर्टकट्स और वो पूर्वाग्रह जो हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपने किसमें, निर्णय लेने की प्रक्रिया में। निर्णय लेने में हमारी वो कुछ हद तक मदद भी करते हैं, पर कहीं कहीं वो हमें गलतियां करने के लिए बाध्य भी करते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि ये खराब हैं, नहीं, ये अच्छी चीजें हैं, पर वही इनका इस्तेमाल सोच समझ के करना है। और अभी एक रीसेंट आर्टिकल था जिसमें मैं पढ़ रहा था, तो उसमें था कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज कंसिडर्ड टू बी द मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं। कॉग्निशन का मतलब, हाँ, उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं या हायर लेवल मेंटल प्रोसेसेस आर जनरली कंसीडर्ड टू बी कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जिस दैट इंक्लूड्स लर्निंग, रीजनिंग, मेमोरी, थिंकिंग, हाँ, ये सारी, एंड डिसीजन मेकिंग, ये सारी क्या है, हायर लेवल मेंटल प्रोसेसेस हैं जिनको कॉग्निशन में काउंट किया जाता है। पर जिसके भी आगे मेटा शब्द जुड़ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि उसी से जुड़ा हुआ आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेटा एनालिसिस एक टर्म आएगा भी, आप लोग आगे जब बढ़ोगे तो आप लोगों को ये सुनने को मिलेगा अक्सर कि साहब ये मेटा एनालिसिस की गई। मेटा एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी एनालिसिस थी, उन एनालिसिस को एक साथ लिया गया और फिर उनकी एनालिसिस की गई, मतलब एनालिसिस की एनालिसिस। ठीक, इसी तरीके से मेटाकॉग्निशन मतलब इट्स योर कॉग्निशन अबाउट योर कॉग्निशन, आपकी थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग। समझ में आया? मेटा मेमोरी, आपकी याददाश्त किस बारे में, आपकी अपनी याददाश्त के बारे में। ठीक, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरी मेमोरी कैसी थी, या मैं अपनी मेमोरी को रिकॉल कर रहा हूं कि मेरी मेमोरी ऐसे ऐसे चल रही थी उस समय, तो आप अपनी मेमोरी को क्या कर रहे हो, मेटा मेमोरी के फॉर्म में देख रहे हो। इसी तरीके से मेटाकॉग्निशन का मतलब ये हुआ कि आप अपने कॉग्निटिव प्रोसेस को हायर लेवल पे जाके और दूसरे कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू देख रहे हो। जैसे हम लोग कभी कहते हैं ना कि यार सर उस समय तो हमारी सोच बड़ी बचकानी थी। बचकानी सोच का मतलब समझते हो? हम लोग भाई, हाँ, बच्चों जैसी सोच है। अभी आप लोगों का जो सोचने और देखने का नजरिया है, दुनिया को देखने, सुनने, समझने का नजरिया है, वो आने वाले 10 सालों में बहुत बदल जाएगा। अभी आपको लगता है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है यार दोस्त, ये सारी चीजें, पर भगवान न करे कि अगले 4 साल 5 साल अगर नौकरी नहीं लगी तो उसके बाद यार दोस्त अच्छे नहीं लगेंगे। वो लगेंगे कि यार ये जब भी मिलते हैं तो कटाक्ष बोलते हैं। तो इस कटाक्ष से बचने के लिए आप यार दोस्तों से भी अलग होना शुरू कर दोगे। ठीक, पर उसके भी 10 साल बाद जब आपके पास ठीक ठाक पैसा हो जाएगा, आप वेल सेटल्ड हो जाओगे, आपके पास बढ़िया नौकरी है, हाँ, आपका घर परिवार बढ़िया है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तब आपको फिर से कमी खलेगी किसकी, दोस्तों की। तब आप बैठ के सोचोगे यार जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब मेरी सोच क्या थी और अभी मेरी सोच क्या है। यू आर थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग एट दैट टाइम। आप सोच रहे हो ना। आज से अगर मैं आपसे पूछूं, एक एग्जांपल ले लो, एक मेरी भतीजी, तो मुझे बड़ा अच्छे से इंसिडेंस वो याद है। एक मेरी भतीजी जो है, कहते हैं, गांव गया था मैं, तो मिली, आई, फिर कहती चाचा, अच्छा उस समय पीएचडी कर रहा था ना, तो घर में ये था कि ये बहुत पढ़े लिखे आदमी। ठीक, कुछ लोगों की नज़र में ये था कि बहुत पढ़े लिखे आदमी, और कुछ लोगों की नज़र में ये था कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो पीएचडी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें ना। तो उनको, उस बच्ची को ये बताया गया था कि बहुत पढ़े लिखे आदमी है। तो वो आई, कहते चाचा कितना पढ़े हो? तो मैंने कहा बेटा मैं पीएचडी कर रहा हूँ। कहीं ये क्या होता है? ठीक, तो मैंने कहा तुम किस क्लास में हो? तो उसने कहा कि जो कहते हैं मैं 2nd क्लास में हूँ, क्लास 2 में। ठीक, उनका अच्छी बात है। तो फिर मैंने कहा ऐसा मान लो कि 12 क्लास, 3 साल ग्रेजुएशन, 15 क्लास, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 17 क्लास, और उसके बाद भी 2। मैंने कहा 19th क्लास में मैं हूँ। हो, तब तो आप काफ़ी पढ़े हैं। तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब बताइए। हमने कहा बताओ। कहे रमेश किसके साथ मेला घूमने गया था? मैंने कहा किसके साथ मेला घूमने गया था? कह लो ये आता नहीं, 19th क्लास में पढ़ रहे हैं। बच्चों की सोच जो होती है वो ईगोसेंट्रिक होती है। कैसी होती है? ईगोसेंट्रिक। एक नया टर्म है आप लोगों के लिए। ईगोसेंट्रिक सोच का मतलब ये होता है कि ऐसी सोच में व्यक्ति अपने आप को दुनिया के केंद्र में रख के चलता है
और वो सोचता है कि सारी दुनिया उसके इर्द गिर्द ही घूम रही है, उसी के वो अपने आप को सेल्फ को ही रेफरेंस पॉइंट मान के चलता है। उसको लगता है उसको जो पता है वही सबको पता है, वो जो देख रहा है वही पूरी दुनिया देख रही है, वो जो समझ रहा है वही सारी दुनिया भी समझ रही है। और ये ऐसा नहीं कि उस बच्ची का ही था, हम सब लोगों का होता है। कुछ लोग धीमे धीमे बढ़ के ईगोसेंट्रिक से आगे बढ़ जाते हैं, पर कुछ लोग अभी भी ईगोसेंट्रिक में ही फंसे रहते हैं। आप लोगों को कोई ना कोई दोस्त होगा जिसको आप लोग अक्सर सेल्फिश बुलाते होंगे, हाँ, स्वार्थी आदमी, वो हमेशा अपने बारे में ही सोच रहा होगा। ठीक है, तुम दोनों लोग एक दूसरे को मत देखो, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बहन तुम हो, नहीं नहीं तुम हो, ठीक। तो ईगोसेंट्रिक सोच होती है। पर जब आप कभी अपनी सोच के बारे में याद करोगे तो ये क्या कहलाता है? मेटाकॉग्निशन कहलाता है, ठीक है। एंड दिस इज कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। तो अगर आप इन सारी चीजों का बड़े ही इंटेलिजेंटली इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक, बड़े ही इंटेलिजेंटली इस्तेमाल कर रहे हो कि साहब, और कैसे कि आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाए? फास्टर हो जाए। कैसा हो जाए? फास्टर हो और एक्यूरेट हो। आप अपने निर्णय में यही तो चाहते हो ना कि सही निर्णय लिया जाए और त्वरित लिया जाए, ठीक। भैया बम फटा यहां पे और 1 घंटे बाद आपको होश आ रहा है, ओ मुझे तो भागना चाहिए था, तो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं भागोगे, आपके टुकड़े भागेंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है? क्विक डिसीजन मेकिंग एंड एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग, उनमें ये मदद भी करते हैं, एट द सेम टाइम आपको ट्रैप करा के आपसे गलतियां भी करवाते हैं, ठीक। हम लोगों ने कल कंफर्मेशन बायस, हाइंडसाइट बायस, एंकरिंग बायस, अवेलेबिलिटी बायस और रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था। ये दो ह्यूरिस्टिक्स भी इसमें शामिल है। ये तो हमारे जो कॉग्निटिव बायसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास सोशल एंड सेल्फ परसेप्शन बायसेस भी होते हैं, जो हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल करते हैं। किसमें इस्तेमाल करते हैं? सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल करते हैं और अपने नजरिए से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ईगोसेंट्रिक से बाहर आ चुके हैं, अभी भी हम लोग कई जगहों पे ईगोसेंट्रिक ही सोचते हैं। और बीइंग अ टीचर, ये हम लोगों की ट्रेनिंग का पार्ट है कि हम लोग कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हम जान रहे हैं वो बच्चा भी जान रहा है। कल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। मेरी स्टूडेंट है कविता, और उसका काम मेंस्ट्रुअल पीरियड्स पे है, मेंस्ट्रुएशन पे है बेसिकली। तो वो कल आई थी और अपना क्वेश्चन चेक करा रही थी कि सर ऐसे ऐसे हम लोग क्वेश्चन डेवलप कर रहे हैं। तो उसमें एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर करके जो कहते हैं एक टर्म यूज हुआ, एंड विच इज अ टेक्निकल टर्म, ठीक है। अब कविता को क्या लगा कि वो इतना पढ़ रही हैं इस बारे में, क्योंकि रिसर्च करने का मतलब क्या है? रिसर्च का मतलब है इतने से टॉपिक के बारे में इतना सारा जानना, ठीक। तो क्या सब वो रिसर्च कर रही तो उनको लगा कि सबको पता होगा, क्योंकि वो जान रही हैं तो सब जानते होंगे, सारी लड़कियां तो जानती होंगी। संजोग से वहां 4 लड़कियां खड़ी थी, मैंने 4 में से पूछ लिया, तो 4 में से 2 को पता था और 2 को नहीं पता था। तो अगर टीचर ये मान लेगा कि नहीं मेरे बच्चों को तो सब आता है, या मेरे बच्चों को तो इतना तो आता ही होगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो टीचर मुगालते में जी रहा है। बच्चे अगर इतने ही इंटेलिजेंट होते, इतने ही बुद्धिमान होते, तो वो वहां पे नहीं होते, वो यहां पे होते, पढ़ा रहे होते, ठीक। हम लोग ऐसे थोड़ी कहते कि बच्चे गधे हैं, होते हैं इसलिए कह रहे हैं। वो अलग बात है कि हम लोग मार पीट के ठोक ठाक के जो है फिर उनको घोड़ा बना देते हैं, कुछ बन भी जाते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। एक बायस है जिस सोशल और सेल्फ परसेप्शन बायस में, वो है एक्टर ऑब्जर्वर बायस, ठीक। इस एक्टर ऑब्जर्वर बायस में होता क्या है कि एक एक्टर होगा और एक ऑब्जर्वर होगा। एक कर्ता होगा जो कार्य कर रहा है, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर होगा जो प्रेक्षण कर रहा है, देख रहा है, ठीक। उसमें क्या है, आप इसमें एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है इसका, इंटरनल और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन का। फॉर एग्जांपल, किसको खड़ा करें? हाँ भाई तुम खड़े हो जाओ, क्लास में मुझे पहली बार दिख रहे हो 2 सेमेस्टर में। हाँ, कितनी बार क्लास में आए हो बेटा? कितनी बार क्लास में आए हो? हाँ, पास हो गए? चलो, परिणाम ज्ञात था, फिर भी हमने कहा रिकन्फर्म कर लें। बताइए, इनके अच्छे नंबर नहीं आए तो इसका क्या कारण रहा होगा? हाँ,
पढ़े नहीं होंगे, कम दिमाग के होंगे, अक्लमंद होंगे। हाँ, अक्लमंद हैं, अक्लमंद होंगे। ठीक, बैठ जाओ। तुम्हें ह्यूमिलिएट करने का कोई वो नहीं था, बस सवाल पूछने का मन था इसलिए पूछ लिया। और कोई है जिसके अच्छे नंबर नहीं आए? हाँ, कोई और ऐसा है? ठीक है, खड़े हो विशाल। तुम बताओ कि इनके कम नंबर क्यों आए? तुम बताओ इनके कम नंबर क्यों आए? क्लास नहीं लिए होंगे, पढ़े नहीं होंगे ना। ठीक है, तुम्हारे नंबर कम क्यों आए? हाँ, दूसरे से कॉपी कर लिए थे। ठीक है, जनरली बैठ जाओ। चलो, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे क्लास में कम से कम बच्चे ईमानदार हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी गलतियां। अच्छी बात है, क्योंकि आप दूसरों से झूठ बोलो चल जाएगा, खुद से झूठ मत बोलो, मेरा ये मानना है। तो होता क्या है कि हम लोग जब भी अपनी सफलता होती है तो कहां एट्रीब्यूट करते हैं, किसको गुणारोपित करते हैं? अपने आप को। गुणारोपण का मतलब कारण किसको बता रहे हैं? मेरी सफलता है तो कारण कौन होगा? मैं होऊंगा, मेरी मेहनत होगी, मेरी इंटरनल एबिलिटीज होंगी। पर अगर मेरी असफलता है तो कारण बाहर होगा। एग्जाम का पेपर टफ था, टीचरवा खड़ूस था, चेक करने में मन नहीं लगाया। ठीक, पर अगर वही कोई दूसरा असफल हुआ है तो उसका कारण क्या होगा? इंटरनल होगा। अरे वो तो गधा है, जन्मजात गधा है, हाँ? पता नहीं कैसे इंसानी रूप में पैदा हो गया है, अक्लमंद हो रखा है वो आदमी, इस तरीके की चीजें। पर अगर वही आदमी सफल हो गया है तो तुक्का भी लगता है, तुक्का भी कोई चीज होती है। हाँ, कहीं कोई सेटिंग होगी, कहीं कहीं से कॉपी कर लिया होगा। अपनी असफलता के क्या कारण है? बाहर का कारण, अपनी असफलता। पर दूसरे की असफलता उसका इंटरनल कारण। ठीक, दूसरे की सफलता बाहरी कारण है और अपनी सफलता आंतरिक कारण है। हम लोग यही करते हैं, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। हम लोग अपनी सफलताओं को स्वकेंद्रित होकर एट्रीब्यूट करते हैं, दूसरों की सफलताओं को बाहर की तरफ रखते हैं कि बाहरी फैक्टर्स काम किए थे। ठीक है, और अपनी असफलता को बाहरी कारकों पे थोप देंगे और दूसरे की असफलता को उसके इंटरनल उस पे थोप देंगे। ठीक, दिस इज कॉल्ड एक्टर ऑब्जर्वर बायस। एक में एक एक्टर आप हो और ऑब्जर्वर कोई दूसरा है, एक में ऑब्जर्वर आप हो, एक्टर कोई दूसरा है। उस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कितने लोग हैं। और ये काम ऐसा नहीं है कि कोई अलग से करते हैं। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, पट्टीदार। जानते हो कि नहीं? क्या होते हैं पट्टीदार? हाँ, रिलेटिव्स नहीं बिटिया। चाचा, चाची, ताऊ, ताई, बुआ फूफा पट्टीदार नहीं होते, जीजा दीदी नहीं होते हैं। कौन होता है पट्टीदार? चाचा। एक लाइनेज के ना। ठीक है, अब उनके यहां अगर कुछ होगा, अगर मान लो भगवान करे, हाँ, 2 साल बाद आप लोग का जो है कहते हैं परिणाम आए और विशाल आईएएस बन जाए प्रॉपर। हाँ हाँ, अरे क्या ख्याल करने में, सोचने में क्या जा रहा है भाई? हाँ, कौन सा पैसा लग रहा है? सोचना है तो अब फिर एक्सट्रीम ही सोचें कि विशाल भी आईएएस बन सकते हैं। हाँ, तो इनके चाचा क्या कहेंगे? कहता हूं कोनो जुगाड़ रहा हो लाग गया। इनके माँ बाप क्या कहेंगे? हमार लड़का पढ़े में बहुत नीक रहा, तो बहुत। हाँ, अरे ठीक है यार, चाचा साथ में रहते हैं तो क्या हुआ? पट्टीदारी पट्टीदारी है बेटा, वो निकल आएगी किसी न किसी दिन। ठीक है। मैंने अभी आपसे बताया ना कि मैं गांव में जब गया था तो कुछ लोग थे, वो कहते थे कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, जो ये कहते थे वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लरिकल पोस्ट पे मेरे ताऊ जी लगे ना। और आज जब मैं गांव जाता हूं तो वो डॉक्टर साहब बुलाते हैं और कहते हैं अरे आप तो मेरे अधिकारी हैं। ठीक, अब तो रिटायर हो गए, अब तो वो कहना बंद कर दिए। तो जब तक जॉब में थे और मेरी जॉब लग चुकी थी तो कहते थे अरे भाई आप तो मेरे अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, उनसे तो बहुत ही ऊंची पोजीशन पे था। ठीक, तो वक्त बदलने के साथ लोगों के जज्बात बदल जाते हैं। हाँ, था ना कि वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, तो ये हाल हो जाता है। आप 7 खून आपके माफ हो जाएंगे जिस दिन आपका कहीं एक छोटी सी सरकारी नौकरी भी लग गई ना बेटा, 7 खून माफ होंगे।
और 10 ऐब तुम्हारे नहीं देखे जाएंगे। गुटखा खाते हो, दांत नहीं है, हाँ, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, लंगड़ा के चलते हो, ठीक, ऐब नहीं है बट मान लिया किसी वजह से है, वो सब दरकिनार कर दिया जाएगा। मुझे भी एक रिलेशन के बारे में, रिलेशन का एक जगह रिश्ता तय हुआ तो पता चला कि बिटिया कि भाई क्योंकि उम्र बढ़ रही थी तो माँ बाप दबाव में थे कि जल्द से जल्द करें, पर उनकी भी एक्सपेक्टेशन अलग थी कि भाई सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, ठीक है, और क्या कहेंगे उसको कि आर्थिक तौर से बहुत मजबूत भी नहीं थे कि बहुत कुछ पैसा ले दे पाएं। मैं इस बात का विरोधी हूं, पर उनके उसमें था कि हाँ भाई ठीक है, हम दहेज देंगे, अपनी बिटिया को देंगे, ये वो। प्राइमरी में वो लड़का बिहार में सेलेक्ट हुआ, एक आंख नहीं है उसकी, आंख नहीं है उसको नहीं दिखता है, एक आंख से ही दिखता है। बड़े खुशी खुशी तैयार हो गए, ठीक है, जबकि उससे कहीं ज्यादा बेहतर लड़का, ठीक, वो अपने स्ट्रगल टाइम में था, उस समय बताया गया था, तब वो क्या कहते हैं इसके अपना LLB कर रहा था। LLB क्या, प्रैक्टिस करने की अपनी तैयारी कर रहा था, और साथ में वो अपना PCSJ वगैरह दे रहा था। उस समय उसको मना कर दिए, ठीक, क्योंकि वो प्रपोजल में मेरा भी एक रिकमेंडेशन था, तो मना कर दिए। पर बाद में क्या हुआ, क्योंकि उसको मना कर चुके हैं, बाद में कुछ दिनों बाद ये हुआ कि उसका PCSJ में हो गया, मुंसफ हो गया वो बंदा, उसकी बढ़िया शादी हुई, जज की बिटिया से शादी हुई, ठीक। और उस समय वो लड़का तैयार था कि ठीक है ये लड़की अच्छी है, सब पढ़ी लिखी है, हमें तैयार है। पर उस समय माता पिता को था कि अरे बेरोजगार लड़का है, हाँ, कोई वो नहीं थी। पर उसके बाद जो है, मैं दोनों लोगों को वो नहीं कर रहा हूं, पर मैं लोगों का नजरिया बता रहा हूं कि अगर आप बेरोजगार हो तो आपका इतना सा भी ऐब या इतनी सी भी कमी इतनी बड़ी दिखती है, पर अगर आप वहीं सफल हो, रोजगार वाले हो, तो आपका इतना बड़ा ऐब, हाँ, पता चले आपकी 1 दर्जन गर्लफ्रेंड्स थी, कहीं थी ना, हाँ, अब एक बीबी होगी, हमारी बिटिया सुधार लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कूट काट के रखेगी। चलिए, तो हम लोग अक्सर ये काम करते रहते हैं, और पटीदार वगैरह इस सब कामों में बहुत तेज होते हैं, और हमेशा ये होता है कि भाई आप ना इस बात को याद रखिएगा, आप लोग, ये हम लोगों की आदत है, ये इनबिल्ट नेचर है हमारा। हमारी सफलता हमारा अपना कारण, व्यक्तिगत कारण, हमारी असफलता हमेशा बाहरी कारण। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, उस दिन मेरा सर दर्द हो रहा था, उस दिन मेरा, हाँ, मूड नहीं था, फलाना ढमकाना, इस तरीके की चीजें, या कॉपी चेक करने वाले का जो कहते हैं हम बीबी से मार खा के आया था तो गलत तरीके से कॉपी चेक की, कुछ भी बताओगे। पर वहीं दूसरे की सफलता, कहीं ना कहीं पक्का कुछ जुगाड़ होगा, और दूसरे की सफलता तो हमको पहले से पता था कि गदहा है, निरा गदहा है, खांटी 24 कैरेट गदहा है। चलिए, सेल्फ सर्विंग बायस, ठीक, सेल्फ सर्विंग बायस में बेसिकली ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या है, मिलता जुलता है। इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, क्रेडिट ऑफ सक्सेस, हम जो सफलता है उसका क्रेडिट क्या करते हैं, खुद को लेते हैं, और ब्लेम ऑफ फेल्योर, हम अपने हार का ठीकरा दूसरे के सर मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूजीलैंड से पूछा गया कि आप लोग क्यों हारे, तो उनका क्या जवाब था, हाँ, क्या पिच सही नहीं थी, और ये स्टेडियम में जो कहते हैं हमारे लिए ऐसा था, फलाना था, ढिमकाना था, ठीक। और एक और चीज मुझे पता चली कि कोई शायद कोई छोटी सी बिटिया है, संजू सैमसन के सामने खड़ी होती, जब वो नेशनल एंथम वगैरह होता ना, तो उसमें उसके सामने वो छोटी सी बच्ची खड़ी होती, तो कहें वो बच्ची संजू सैमसन के लिए बड़ी लकी थी, तो उसने उसको स्पेशली टिकट बुक करा के कहीं से जो कहते हैं बुलवाया था कि नहीं बेटा तुम आओ, पर जीतने में उसको क्रेडिट नहीं दे रहे, ठीक है, ओवरऑल टीम की जीत में उसको क्रेडिट नहीं दे रहे, हाँ वो बिटिया आई तो उस वजह जीते, हाँ। तो हम लोग अक्सर ये जो कहते हैं काम करते हैं, अपना जो क्रेडिट है फॉर सक्सेस वो खुद लेंगे, और फेलियर क्या करेंगे, उसको बाहर की तरफ वो करेंगे। एक्टर ऑब्जर्वर बायस में बेसिकली हम लोग जो कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर करते हैं। अभी आप लोग सोशल साइकोलॉजी में पढ़ोगे, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर का मतलब यह है कि दिस इज वेरी फंडामेंटल, पर हम इस तरीके के एट्रीब्यूशन एरर्स कर देते हैं कि हम अपनी सफलता के लिए तो खुद को क्रेडिट दे रहे हैं, पर दूसरे की सफलता के लिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्रेडिट देते हैं, जो कि गलत है, ठीक। अगर कोई मान लिया कोई बंदा IAS बनता है, वो तुक्के से नहीं बन सकता। क्यों? तुक्का प्री में लग सकता है, मेंस में लग सकता है, इंटरव्यू में भी लग गया, मतलब हाउ तुक्केबाज यू आर,
हाँ भाई, एक साथ 3-3 बार आपका तुक्का सही लग जाए, ऐसा 1 करोड़ में 1 बार हो सकता है। पर अगर आपका पटीदार है तो आप क्या मान लोगे, कहोगे हाँ भाई तुक्का ही लगा होगा। चलिए, हेलो इफेक्ट, कल इसके बारे में हम लोगों ने अलग से बात कर ली थी कि अट्रैक्टिवनेस स्टीरियोटाइप, जिसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि भैया हम क्या करते हैं, हम लोग किसी एक चीज को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बीएचयू में हम लोग पढ़ते थे तो एक केस हम लोग को सुनने को मिला था कि एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में टीचर ने, प्रोफेसर साहब ने कॉपी चेक की और कॉपी चेक करने के बाद जब नंबर अनाउंस हुए तो एक बच्चे ने आपत्ति दाखिल की। जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वो कोर्ट चला गया। कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, जो इवैल्यूएटर हैं उनको बुलाया जाए। ठीक, और इवैल्यूएटर साहब के बारे में और भी किस्से मशहूर हैं, वो भी बताते हैं आपको। तो इवैल्यूएटर साहब आए और उनसे पूछा गया कि ये बताइए, ये बच्चा है इसने लिखा है, इसके जवाब एकदम सही हैं, इसको कम नंबर दिए हैं आपने, काफी कम नंबर दिए हैं, और वही दूसरा बच्चा जिसको सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं उसकी कॉपी में गार्बेज भरा है, मतलब उसने अंड का बंड लिख रखा है। कहीं साहब ऐसा हम मान ही नहीं सकते, उसने तो इंग्लिश में लिखा है ना, उसने इंग्लिश में लिखा है तो सही लिखा होगा, और इसका हिंदी में लिखा है तो बेकार लिखा होगा। कोर्ट ने उनको डिबार कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया, कहा आइंदा आप कॉपियां नहीं चेक करेंगे। यूनिवर्सिटी ने उनको जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया। उन्हीं की क्लास का एक इंसिडेंस है कि वो पढ़ा रहे थे, अपनी रॉ में पढ़ाते हैं, ठीक है, एंशिएंट नहीं, मेडिवल के थे, सॉरी मेडिवल हिस्ट्री के थे। तो वो पढ़ा रहे थे, कहे कि एक तरफ 50,000 मुगलों की सेना, दूसरी तरफ 5,000 मराठा, वीर योद्धा मराठा, लड़ाई हुई, भीषण लड़ाई हुई, रक्तपात हुआ, खून की नदियां बह गईं, लाखों मरे, करोड़ों घायल हुए। एक बच्चा पीछे हाथ उठा के बैठ गया, कहते रुक जाओ कंप्लीट कर लें, तो कंप्लीट कर लिए। फिर कहते हाँ बताओ क्या दिक्कत है। कहे साहब एक तरफ 50,000, दूसरी तरफ 5,000, टोटल 55,000, लाखों मरे, करोड़ों घायल हुए, ये संभव कैसे है। वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे, तो कहे यार वहां, माफी चाहूंगा अपनी भाषा के लिए, पर क्या वहां फटी पड़ी थी, तुमको गणित की पड़ी है। ठीक, तो ऐसे प्रोफेसर साहब थे वो, और कॉपियां इसी तरीके से चेक करते थे। और अक्सर आप लोगों के मन में भी ये सवाल होगा कि साहब हम हिंदी में लिखें तो क्या हमें कम नंबर मिलेंगे, और हम इंग्लिश में लिखें तो क्या हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी में लिखने वाले बच्चे भी बढ़िया नंबर पाते हैं। हाँ, 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और दूसरी आपकी राइटिंग साफ होनी चाहिए, सुंदर नहीं होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, शब्द समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है। अब कुचर कुचर लिख रहे हो, बढ़िया तो लिख रहे हो, पर कुचर कुचर एकदम सकेते में संधियान करके लिख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर उतने बढ़िया नहीं मिलेंगे। तो कभी कभी टीचर्स के साथ, और टीचर्स के हम सभी लोगों के साथ, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग अक्सर इस बात से क्या कहेंगे कि मोहित हो जाते हैं, अक्सर इस बात से प्रभावित हो जाते हैं कि सामने वाले का कोई एक गुण हमें अगर पता चल जाए जो बढ़िया हो, वो देखने में सुंदर हो, उसकी राइटिंग अच्छी हो, वो इंग्लिश बढ़िया बोलता हो, तो हमारे लिए उसके जो बाकी पाप हैं वो क्या हो जाता है, वो छुप जाते हैं। जो भी मैंने आपसे बताया कि सरकारी नौकरी पा जाओ, हेलो इफेक्ट का बहुत बढ़िया फिनोमेना देखने को मिलेगा। तुम गुटखा खाते हो, तुम दारू पीते हो, तुम 10 लड़कों के साथ रात में 2-2 बजे तक बैठ के पार्टी करते हो, खूब गाली गलौज करते हो, पर एट द सेम टाइम तुमने पीसीएस क्वालिफाई करके तुम एसडीएम बन गए हो। नो वन केयर्स अबाउट दैट ऑल बैड हैबिट्स। तुम्हारा गुटखा खाने को भी, अरे अब इतना पढ़ता है, इतना स्ट्रेस लेता है, थोड़ा सा चबा लिया तो क्या हो गया, कैसा अब इतना चबा लिया कि अब दांतें नहीं दिखते। हाँ चलिए, तो हेलो इफेक्ट वो देखने को हम लोग पाते हैं। फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। फॉल्स कंसेंसस का मतलब ये हो, कंसेंसस का मतलब समझते हैं? हाँ, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा भाई वी आर डूइंग दिस मीटिंग टू डेवलप अ कंसेंसस अमंग ऑल ऑफ अस ना, हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं ताकि हम लोगों के बीच में एक राय हो सके, एक मुद्दे पे एक सहमति बन सके, दैट इज कॉल्ड कंसेंसस। एक राय होना ना भाई, अब 4 लोग हो तो 4 लोग की 4 अलग अलग राय होगी, पर हो सकता है आप लोग बैठ के जब डिस्कशन करो तो किसी एक नतीजे पे, किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचो और सबकी राय एक जैसी हो। तो लोगों को अक्सर क्या लगता है कि कभी कभी लोग फॉल्स कंसेंसस या ओवर एस्टिमेटिंग एग्रीमेंट मतलब हो जाता है। उसमें क्या है कि आप ये मान लेते हो कि सब लोग यही मान रहे होंगे। जैसे मैंने भी आपसे बताया ना, ईगोसेंट्रिक सोच वाले हो गए आप, तो आप अक्सर ये गलती करोगे। क्या कह रहे, हम मानते हैं तो सब मानते होंगे,
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरा फेवरेट हीरो कौन है, तो मेरा फेवरेट हीरो राजकुमार राव। ठीक, मुझे उसकी फिल्में अच्छी लगती हैं, बहुत सोच समझ के फिल्में करता है। उसके बाद अगर कोई कहे तो मैं थोड़ा आमिर खान को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक, नवाजुद्दीन वगैरह भी बढ़िया हैं, पर इसमें अभी एक वो बंदा है ना, क्या नाम है उसका, हेलो बच्चों करके जो उसकी वो आई है सीरीज, अरे बनारस का एक्टर है यार, मुक्केबाज वगैरह फिल्म की है उसने, गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी था, क्या नवनीत या कुछ ऐसे ही, हाँ नहीं वो ठीक है जो भी है, तो वो भी अच्छा कलाकार है। ठीक है, और अगर कोई मुझसे हीरोइन पूछे तो हीरोइनों में मेरी फेवरेट अभी भी जो है वो मधुबाला जी हैं। ठीक, और एक जो कहते हैं विद्या बालन है। हाँ, अब मुझे पसंद है, अब पर मैं क्या सोचूं कि विद्या बालन क्योंकि मुझे पसंद है तो आप सबको ही पसंद होगी। ठीक, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आप लोगों को बताते हैं। आप लोगों को पता है आपकी आर्थिक स्थिति ये डिसाइड करती है कि आपको किस तरीके का फिगर पसंद होगा। हाँ, कुड यू इमेजिन, आपकी आर्थिक स्थिति, ये स्टडी हुई थी फैशन इंडस्ट्री के फील्ड में, और जिसमें ये देखा गया फैशन इंडस्ट्री में एक चीज है कि लगभग 40 साल के बाद फैशन अपने आप को रिपीट करता है। ऑलमोस्ट 40 साल पहले जो फैशन था लगभग वैसा ही फैशन जो है मिलता जुलता दोबारा आएगा। उसमें एक रिसर्च के दौरान ये देखा गया कि जब पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था धीमी थी, मतलब स्लो डाउन थी, आर्थिक स्थिति लोगों की बढ़िया नहीं थी, तो लोगों को कैसी लड़कियां पसंद आती थी, कैसी मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स की बात हो रही है यहाँ पे, फैशन की बात हो रही, तो कैसी मॉडल्स पसंद आती थी जो थोड़ा सा चबी हो, हेल्दी हो, कर्वी हो। ठीक, पर जैसे जैसे पैसा बढ़ा है वैसे वैसे ही लोगों का जो अट्रैक्शन है वो क्या कहेंगे कि पतले फिगर वाले लोगों पे, पतले फिगर्स की जो मॉडल्स थी उनकी तरफ गया। ठीक, तो ये आपके आर्थिक सोच पे निर्भर करता है कि आपको कौन सी हीरोइन पसंद आती। तो भाई जब मैंने विद्या बालन को देखा था तब जेब में पैसे नहीं थे। ठीक है, तो मुझे तब से वो पसंद है और अभी भी पसंद है। और आजकल भाई आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग देख लो अपना अपना। ठीक, हम क्या ही कहें। ठीक है, तो हम लोग जनरली ये करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कई दोस्त ऐसे होंगे जो आके बताते होंगे, अरे नहीं हम बता रहे तुमको, हमको पता है। क्लास के 90% बच्चे इस बात को मानते हैं। अब उनको कैसे पता कि 90% हैं? और ये लोग अक्सर इस तरीके की भाषा यूज भी करते हैं, कहीं साहब और कुछ नहीं तो 50% लोग तो इस बात को जानते ही होंगे, या 50% लोगों को तो यह पता ही होगा। वो जो इस तरीके के जो परसेंटेज में बात कर रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट के उसमें जी रहे हैं। एक मेरा मित्र है, वो बात बात पे जो कहते हैं मतलब इस तरीके के स्टेटमेंट यूज करता है। हम लोग उसको चिढ़ाते हैं कि लड़कियों का डेटाबेस है वो। जब हम लोग पीएचडी कर रहे थे, मेरा जूनियर है, अब तो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अभी रिसेंटली उसकी शादी भी हो गई, तो शादी में भी हम लोग गए थे तो बस यही पूछे थे। हमने कहा वो एक लड़की आई है, उसका नाम नंबर पता है? हाँ, हम क्या बस हेंस प्रूव्ड कि तुम्हारा डेटाबेस अभी भी अपडेट हो रहा है, तुमने अपना डेटाबेस बंद नहीं किया है। ठीक है, उस समय होता था कि सोशलाइज्ड आदमी था थोड़ा, तो उसको हर एक रिसर्च स्कॉलर किसी भी डिपार्टमेंट की हो, लड़की होनी चाहिए, बस लड़कों के बारे में नहीं, लड़की होनी चाहिए, तो उसको पता होता था क्या नाम है, कहाँ रहती है। तो हम लोगों ने उसका नाम ही रख दिया था कि भाई ये लड़कियों का डेटाबेस है। ठीक, पर वो बात कैसे करता है, कहता है सर ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मुझे ही सब पता है, मुझे लगता है डिपार्टमेंट के 70 से 80% लोगों को पता होगा कि कौन कौन सी लड़कियां कहाँ कहाँ पढ़ती हैं। मैंने कहा भैया तुम्हें यह भी पता है कि 70 से 80% लोग जानते हैं, 70 to 80% लोग जान रहे हैं। दिस इज एन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स कंसेंसस। आप हमेशा जो कहते हैं चीजों को वो कर लेते हैं। चलिए, तो ये जनरली हमारे सोशल एंड सेल्फ परसेप्शन बायसेस हैं जो हम लोगों ने वो किए। अब कुछ डिसीजन मेकिंग बायसेस जिसको हम लोग जो कहते हैं अपने निर्णय लेते समय, स्पेसिफिकली निर्णय लेते समय यूज करते हैं। देखिए, ये कॉग्निटिव बायसेस से कहीं ना कहीं सब मिलते जुलते ही होंगे, क्योंकि हमारे जितने भी बायसेस हैं दे ऑल आर कॉग्निटिव। क्यों? क्योंकि सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, यहीं तो हो रही है ना, कॉग्निशन के बियॉन्ड नहीं है। तो इसी बेसिक कॉग्निटिव बायसेस के तहत ही होंगे। ऑप्टिमिज्म बायस, ऑप्टिमिज्म बायस क्या है भाई?
अंडर एस्टिमेटिंग पर्सनल रिस्क। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ये होता है कि हम लोग जब ग्रुप के लेवल पे रिस्क लेना होता है और जब पर्सनल लेवल पे रिस्क लेना होता है तो हमें ये बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। जब आप अपने लिए निर्णय कर रहे हो तो आप हो सकता है कि ज्यादा रिस्की डिसीजंस ले लो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी चला रहे हो, जो कि अक्सर होता है, अगर मैं अकेला बैठा हूं गाड़ी में, अकेला कहीं आ जा रहा हूं, हाईवे पे हूं, तो 120 की रफ्तार नॉर्मल है, क्योंकि उससे ज्यादा मेरी गाड़ी नहीं जा पाती। ठीक है ना, उसकी लिमिट है, बेचारी पुरानी हो गई, 17-18 साल पुरानी गाड़ी है। ठीक, 120 की रफ्तार में बढ़िया आराम से चल सकते हैं। पर अगर वहीं पे सोनम भी हो, प्रणु भी हो, हाँ, ये 2 लोग और बैठे होते हैं, तो मैं 90 से ऊपर नहीं जाता हूं। क्यों? क्योंकि तब मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूं, तब मैं ग्रुप के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच रहा हूं। ठीक है, तो जब आपको निर्णय लेना होता है तो आप अपने रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हो। क्या करते हो? कम करके आंकते हो। पर जब ग्रुप के बारे में सोचना होता है तो आप रिस्क को ओवर एस्टिमेट करते हो, ज्यादा आंक के चलते हो। आपसे कहा जाए, जैसे भी एक घर का एक मसला है जिसमें ये हो रहा है कि भाई हम सब लोग मान जाएंगे, फलाने को मना लेना। ठीक, तो वो सब लोग डर रहे हैं कि भाई वो नहीं मानेंगे, हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं जब उनसे गया बात करने के लिए, जिनके बारे में सबसे ज्यादा एप्रीहेंशन था कि वो नहीं मानेंगे, जैसे ही मैंने प्रपोजल रखा, उन्होंने कहा ठीक है, आई एम कंप्लीटली एग्री। मैंने कहा बाहर तो सब लोग बोल रहे हैं कि आप नहीं मानेंगे। क्या काहे नहीं मानूंगा, प्रपोजल बढ़िया है, मान लिया जाएगा। ठीक, तो हम लोग अक्सर जब अपने बारे में बात करते हैं, अपनी कोई अकेले का काम करना होगा तो आप रिस्क ज्यादा ले लोगे, पर जहां समूह की बात आएगी आप रिस्क कम कर दोगे। और हम लोग अक्सर ये करते हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। उसका कारण क्या है? हम क्या हैं? ऑप्टिमिस्टिक हैं। अपने लिए हम ज्यादा आशान्वित हैं, अरे हमारे साथ कहां बुरा होगा। इसका एक और एग्जाम्पल ये होगा कि अक्सर लोग जो है जो सिगरेट पीते हैं, रेगुलर सिगरेट पीने वाले हैं, अगर आप उनसे कहिए कि साहब सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, तो कह रहे यार वो हमको नहीं होगा, है इतने साल से पीते हुए हो गया, देखो हुआ कुछ। ठीक, वो मूर्ख हैं, डर डर के पी रहे हैं, एकदम धड़ल्ले से पीना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। वो किसमें है? वो ऑप्टिमिज्म बायस में जी रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर सिगरेट पीने वाले को कैंसर होता है, पर सिगरेट पीने से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट में फर्क है, एक कॉज एंड इफेक्ट वाला है और एक कोरिलेशनल है। मैं कह रहा हूं कि हाँ, चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए, फ्रेमिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर हम लोग जो कहते हैं, आप लोग देखेंगे मार्केटिंग वाले या फिर सेल्स पर्सन अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फ्रेमिंग का मतलब समझते हो कि सवाल किस लहजे में पूछा जा रहा है आपसे। मैं हॉस्टल में रहता था और उस दिन ये हुआ कि मम्मी पापा को आना था हॉस्टल में देखने के लिए कि भाई क्या कर रहे हैं बच्चे, कैसे रह रहे हैं। ठीक, तो मैंने पहले, क्यों दीदी भी आ रही थी, तो मैंने पहले हॉस्टल में अपने फ्लोर पे और ऊपर के फ्लोर पे अनाउंस कर दिया। मैंने कहा देखो बहन आ रही है मेरी। तो जब जिस समय आए तो उस समय कोई बाहर नल लगे होते हैं हॉस्टल। आप लोग बीएचयू में कभी जाओ, राजाराम हॉस्टल में रहा हूं मैं, तो वहां पे उसके हॉस्टल में अंदर कुछ इस तरीके का है। चारों तरफ कमरे बने हैं ना, और ऐसे चारों कोने पे नल लगे हुए हैं, तो कोई भी किधर से भी लॉबी से आए उसको बहुत दूर जाना नहीं पड़ता, बीच में सीढ़ियां हैं चारों तरफ से। तो मैंने कहा कि इन चारों पॉइंट पे कोई भी लड़का हाँ नग्नावस्था में नहाते हुए ना मिल जाए, क्योंकि लौंडे हैं, कोई वो नहीं भाई, आराम से नहा रहे हैं। ठीक, हमने कहा दोपहर 3 बजे के बाद आएंगे। पहली बात तो कोई 3 बजे के बाद नहाएगा नहीं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक इन्फ्लुएंस था हॉस्टल में, हमने कहा 3 बजे के बाद कोई नहाएगा नहीं। ठीक, दूसरा स्त्री अवस्था में नहीं मिलना चाहिए। तो लोग थोड़ा गुस्सा आ गए, कहे यार इसके परिवार वाले आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही वो कर रहा है। तो जैसे ही मम्मी पापा आए, 2-4 दोस्त एकदम दौड़ के आए, मम्मी पापा के पैर वैर छुए, दीदी प्रणाम, दीदी प्रणाम, मम्मी पापा को प्रणाम प्रणाम किए, सब कुछ किए। क्या और भाई दारू पीना बंद कर दिया? क्या जवाब दोगे?
बताओ, अगर कोई आपसे पूछे दारू पीना बंद कर दिया, क्या जवाब दोगे? क्यों? कुछ तो जवाब देना होगा ना। एक गंभीर आदमी, गौतम गंभीर के छोटे भाई, हाँ बताओ। हाँ, पीते ही नहीं है। हाँ या ना में अगर जवाब देना हो तो बड़ा मुश्किल है ना। दारू पीना बंद कर दिया, हाँ इसका मतलब पहले पीते थे, ना इसका मतलब अभी भी पी रहे हो। ठीक है। अब क्योंकि पिताजी आबकारी विभाग से थे तो हंसने लगे और समझ गए कि क्योंकि वो हम लोग को ये सब चीजें सिखाते रहते हैं कि कैसे कोर्ट में अक्सर जो वकील हैं इसका इस्तेमाल बहुत तगड़े से करते हैं। वो आपसे ऐसा सवाल पूछेंगे कि आप हाँ या ना में जवाब दोगे तो मतलब ही अलग हो जाएगा। ठीक, हो सकता है आपसे ऐसा सवाल पूछें कि आप ये बताइए कि आप कत्ल करके कितने बजे वहां से निकले थे। साहब मैंने कत्ल किया नहीं, कहे ना, आप ये बताइए कि निकले कितने बजे थे कत्ल करके। तब आप टाइमिंग बताओगे तो ये मान लिया जाएगा कि आप ही कत्ल करके निकले हो। कुछ इस तरीके से फ्रेम करके चीजें पूछी जाती हैं। इसी तरीके से एक विदेश में एक स्टडी हुई जिसमें ऑर्गन डोनेट करने की बात थी। क्या डोनेट करने की बात थी? ऑर्गन डोनेट करने की बात थी। जब यह सवाल पूछा गया कि आप लोगों में से कितने लोग हाँ मृत्यु के बाद अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहेंगे, तो लोगों ने इस सवाल का जवाब बहुत कम दिया। मुश्किल से 8 से 10% लोगों ने हाँ भरा और बाकी 90 to 92% लोगों ने ना भरा। पर जब इसी सवाल को इस तरीके से रखा गया कि आपके मृत्यु के बाद आपके अंग किसी दूसरे के काम में न लिए जाएं, इस बात से आप सहमत हैं या असहमत हैं, तो ज्यादातर लोगों ने इसमें क्या किया? असहमत पर टिक लगाया कि हाँ भाई वो चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके अंग किसी दूसरे के काम आ जाएं। तो जो एग्रीमेंट था, जो लोगों की सहमति थी, वो बढ़ गई, वो 30 से 40% तक बढ़ गई। एंड दैट इज अ सिग्निफिकेंट चेंज। ठीक, तो आप सवाल किस हिसाब से पूछते हो वो मायने रखता है। तो अक्सर आपके जो फ्रेमिंग इफेक्ट में हम लोग फंस जाते हैं। हाँ, जैसे भी एक बहुत बढ़िया ऐसा एग्जांपल, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले टीचर हैं, वो इंस्टाग्राम रील पे अक्सर आते रहते हैं। तो कहते देखिए कैसे नरेटिव गढ़े जाते हैं। नरेटिव फ्रेमिंग से ही गढ़े। नरेटिव का मतलब समझते हो? ये पूरी दुनिया एक नरेटिव पे चल रही है। नरेटिव क्या है कि अमेरिका न्याय का पुजारी है, अमेरिका इंसानियत का पुजारी है। ठीक, हमें आपको पता है वो हरामखोर तेल का पुजारी है, वो हरामखोर अपनी सुविधाओं का, अपने आर्थिक लाभों का पुजारी है। अब भारत ने भी धीमे धीमे करके यही रुख अपनाया, कहा भैया देखो हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। वो अलग बात है कि हम मानेंगे ट्रम्प की ही बात, क्योंकि हमारी औकात नहीं है इतनी। और औकात क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग अपने यहाँ के जो टैलेंटेड लोग हैं उनको सिस्टमेटिकली उनके टैलेंट्स को किल करते हैं, छोड़ दीजिए, उसमें नहीं जाते। तो उन्होंने बताया, कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में देखिए कैसे हेडलाइंस छपती है। ईरान रिपोर्टेड 9 स्टूडेंट्स किल्ड इन अ स्ट्राइक बाय इजराइल। ईरान कह रहा है, माना नहीं है कि 9 मरे हैं, ईरान कह रहा है कि 9 लोग मरे हैं और ये अटैक किसने किया है? इजराइल ने किया है। ठीक है। वहीं उसके बाद अगले पेज पे खबर छपी है, 15 कंफर्म्ड किल्ड इन अ बॉम्बिंग डन बाय ईरान। 15 निश्चित तौर पे मर गए हैं। किसके द्वारा? ईरान की बॉम्बिंग के द्वारा। एक में आप निश्चितता दिखा रहे हो जो कि आपके पक्ष का है, ठीक है, और एक में आप अनिश्चितता दिखा रहे हो कि साहब देखिए कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, सत्य है कि असत्य है नहीं पता। भाई ऐसा कैसे हो सकता है जब आप लोग जान रहे हो कि वॉर में एक बहुत सिंपल सा रूल है कि आप सिविलियन जो टारगेट्स हैं उनको नहीं करेंगे, सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे। तो ऐसा कैसे हो गया कि एक लड़कियों का स्कूल पहले ही दिन टारगेट पे आ गया, जिसमें करीब 170 से ज्यादा 8 साल से लेके 14, 15, 16 साल तक की लड़कियां मारी गई। हाँ, उस पर कोई मीडिया चैनल बात नहीं कर रहा। एंड दिस इज ऑल अ फ्रेम्ड इफेक्ट। आपको फ्रेम किया जा रहा है और वो जान रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं इस फ्रेमिंग इफेक्ट में फंसते ही फंसते हैं। ठीक,
अक्सर ये देखा गया है स्टेटस को बायस जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर आप उसको लेंगे, क्या नाम है, हाईकोर्ट की भाषा में वो इसको जानेंगे। कितने लोग पिताजी या घर में कोई वकील है? 2, ठीक है। आप लोग यहाँ अक्सर ये शब्द सुनने को मिलता होगा, साहब स्टे दिलाई दें। क्या करा दें? स्टे दिला दें। स्टे का मतलब होता है स्टेटस को मेंटेन, जो पूर्व स्थिति है वो बहाल की जाए। ठीक है, जो पूर्व स्थिति है वो बहाल की जाए। तो उसमें क्या है, मान लिया फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे पर किसी वजह से मैं सस्पेंड कर दिया जाऊं ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट से क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप इंटरिम रिलीफ के तौर पे, मतलब अंतरिम राहत के तौर पे आप क्या करें, स्टे प्रोवाइड करें। स्टे प्रोवाइड करने का मतलब है कि मेरी पुरानी जो स्थिति थी वो बहाल कर दें, मतलब मेरी नौकरी बहाल हो जाए। और ये कैसी राहत है? इंटरिम है, मतलब फाइनल नहीं है, अंतरिम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब मेरा प्रमोशन, मेरा इंक्रीमेंट, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करेगा? कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि कोर्ट ये मानता है कि हाँ, जो मेरे एम्प्लॉयर ने डिसीजन लिया वो सही है, तो मेरे को कोई लाभ नहीं मिलेगा। और अगर वो मानता है कि उसका डिसीजन गलत था, एम्प्लॉयर का डिसीजन गलत था, तो मेरे को जितने भी लाभ हैं वो सारी चीजें लाभ मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टेटस को। ठीक है, अब क्या है स्टेटस को बायस क्या कहता है कि प्रेफरेंस फॉर करंट स्टेट। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि अगर हमारी परिस्थितियों में बदलाव होता है, और बदलाव, क्योंकि चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट, चेंज ऑलवेज क्रिएट फ्रिक्शन। आप जिस स्थिति में हो उसी में बने रहना चाहते हो जनरली, पर अगर आपकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो हमेशा सुखकारी परिवर्तन नहीं होता। ठीक भाई, आज आप 12th तक रहे होगे तो 12th में आप लोगों को लगता होगा अरे यार कितना बढ़िया था ना, हाँ, गए, फिक्स टाइम था, 4-5 लेक्चर चलते थे, वही पढ़े, उसी में किताब में से पढ़े, किताब में से गए, घोट के गए थे, उड़ेल के चले आए। पर अब क्या हो गया, अब तो बैठा के पता नहीं फिलोसफी वाले क्या 10 घंटा पढ़ाते हैं, उसमें साला साइकोलॉजी वाले वो पगला अलग है जो है अपना राग अलापे रहता है टकलवा। ठीक, हाँ, समझ में नहीं आता है सिलेबस में कहाँ है, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ज्यादा अच्छा था कि हम 12th में ही रह जाते, किसी ने रोका नहीं था, काहे पास हो गए। हाँ, और अगर आपको फर्स्ट ईयर में मजा आ रहा हो तो बताओ, अगले साल भी फर्स्ट ईयर में रहने का प्रबंध करा दें। कितने लोग फर्स्ट ईयर में ही रहना चाहते हैं? फर्स्ट ईयर में मेरी क्लासेस ज्यादा हैं, सेकंड ईयर में बहुत कम है। ठीक, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग जो अपना पुराना स्टेटस है हम लोग उसको बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें सुखदायी लगने लगता है। और जो चेंज हो रहा है हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं। हम उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं कि हमारा पुराना स्टेटस ही मेंटेन हो जाए। मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, या जिसको हम कहते हैं मेमोरी डिस्टॉर्शन पोस्ट इवेंट कहते हैं, कि अक्सर ये होता है कि हम जो घटना हमारे सामने घटित हुई है, क्योंकि मेमोरी इज अ रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, लिखवाया गया होगा आप लोग को। कैसा प्रोसेस है? मेमोरी इज अ रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। वो एक ऐसा प्रोसेस है जो रिकंस्ट्रक्ट होता है, मतलब एक बार जो आपने देखा या आपने जो याद किया, केवल वो वही नहीं याद होता, उसके अलावा फिर उसमें दाएं बाएं और चीजें भी आके जुड़ने लगती हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ये था कि एक आई विटनेस टेस्टिमनी पे एक वो स्टडी हुई, जिसमें ये देखा गया कि लोगों ने जो घटना देखी थी, एक्चुअल घटना जो देखी थी, पर जब बाद में उसको आई विटनेस टेस्टिमनी की आंखों देखी, जो क्या कहते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह के तौर पे जब उन्होंने बताया, तो उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उन्होंने ऐड कर दी थी जाने अनजाने में। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन ने इस प्रोसेस को क्या किया था, रिकंस्ट्रक्ट किया था। ठीक, और एक सेइंग क्या है, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, और लोग अक्सर इसको यूज करते हैं कि आप जब भी किसी को अपनी कहानी बताओगे तो उस कहानी में आप अपने आप को पॉजिटिव में रखोगे और दूसरों को नेगेटिव में रखोगे। ठीक, तो यहां पे भी यही होता है। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि जो गैर जरूरी इंफॉर्मेशन है वो भी हमारे मेमोरी में चली आती है, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, मेमोरी डिस्टॉर्शन हो जाता है। घटना घटित होने के बाद मेमोरी डिस्टॉर्ट हो जाती है और हम उसको जो कहते हैं अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, और हमारे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। तो दिस इज नोन एज द मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट जितने भी मेजर बायसेस थे, ह्यूरिस्टिक्स थे, वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम कैसे बायसेस और इसको कैसे घटा सकते हैं उसके बारे में हम लोग
बाद में बात करेंगे। और 2 बजे वाली क्लास चलेगी तो हम लोग उसमें आज मेमोरी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।